सीएम वहाँ पे ही विजिलेंस जांच कराते हैं जहाँ से कुछ नहीं मिलना, जहाँ से मिलना वहाँ तो जांच ही नहीं कराते हैं। उन्होंने कभी कराई है अपने सीएम ऑफिस में? ऐसा अफसर बैठा के रखा है जो लाखों रुपए खाता है। इतना नालायक व्यक्ति जिसको सरकार में रहते हुए छोटे समय के अंदर अपने 6 विधायक छोड़ के चले जाए। ये भगवान ने सुखू को बदल दिया। एक सुखू हमने किसी जमाने में देखा था, जयराम ठाकुर जी बैठे हुए, हम सब लोग बैठे हुए, तो मुझे आज भी याद है सतपाल सत्ती जी ने उस कागज के ऊपर जो लिखा कि इस व्यक्ति को इस विभाग का मंत्री बनाए, वो सारे वैसे बने। आज वही सुखू एमएलए का 1 करोड़ 10 लाख खा गया। और 2 नाम एक बड़े निकल के सामने है, एक आपका और इंदु गोस्वामी जी का, कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है आपकी। मतलब आपका कहना है, आप मतलब एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि यो जिन के नाम आए हुए हैं उनमें से एक ने 5 लाख खाया है। एक 118 का 118 में क्लियर है। यस, तो डीसी का नाम बता दें। इवेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं आप उनको? मेले कार्निवाल। हाँ, कार्निवल। क्या है वो धंधा? घोर धंधा। क्योंकि उनका इवेंट मैनेजर आपके डीसी के साथ मिला होता है, वहाँ पे सौदा होता है, सौदा होने के बाद आपके कार्यक्रम होता है। 1.5 वर्ष हुआ है मेरे माता जी का स्वर्गवास हुआ, मुझे तो उस दिन पता चला कि बाप नहीं है। वहाँ एक ऐसी शख्सियत है जो बच्चे को ये महसूस ही नहीं होने देती कि उसका बाप नहीं है। तो एमएससी में एडमिशन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे भाई को +2 के बाद कहीं ना कहीं पढ़ना था। आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी का महत्वपूर्ण योगदान है मेरे जीवन में टिकट देने में। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया है। इतना प्यार आपसे वो करते थे, तो फिर उनके बेटे अनुराग से क्यों नहीं बनती आपकी? और 42,000 रुपये की नौकरी छोड़ के एक ऐसे मतलब कुएं में छलांग लगानी जिसमें पानी नहीं है और जिसमें पानी की संभावना भी कम दिखती हो। तो भाभी जी से कैसे मुलाकात हुई? पहला प्यार था या अरेंज मैरिज थी? प्यार करने का मौका नहीं मिला, जी अंग्रेज ही है। अब घर में भाभी रूठती हैं तो फिर उनको कैसे मनाते हो आप? भाभी रूठती है तो सरेंडर कर जाते हैं, इसमें क्या है? डांट खा लेते हैं। हाँ, डांट खा लेते। संजय प्राशर जी, बट आप उनको सीरियस नहीं लेते, मैंने देखता। ऐसा है, कोई व्यक्ति अच्छा व्यापारी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को बदुआ मजदूर बनाकर उनका शोषण किया जाता है। मैंने कहा करो, बताओ क्या बात करनी है? कहता अंदर चलो। मैं कहा चलो, मैं अंदर चला गया। लिफाफा बहुत बड़ा वो पकड़ाने की कोशिश की, तो मैंने उसको बोला ये जो पैसे हैं ना, इनको अपने पास रखो, ले लेंगे ले लेंगे, जब चुनाव आएगा तब आ जाना अपने पैसे लेके। तो कह रहा हूँ, अगर हमने कुछ गलत किया तो अंदर करो। और अगर विक्रम ठाकुर के जमाने की बनी हुई इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत थी तो वो आज तक क्यों चल रही है? हिमाचल बीजेपी में एक ऐसा लीडर है जो कभी दिखावा नहीं करता, चुपचाप अपना काम करता रहता है। पिछले 40 वर्षों से ये सक्रिय राजनीति में है और हिमाचल बीजेपी में, हिमाचल में जितने भी बड़े मिशन होते हैं हिमाचल बीजेपी के, वो इन्हीं के ही कंधों पर होते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं विक्रम सिंह ठाकुर जी की, जो कि जसमा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार ये मंत्री रह चुके हैं। इनके जीवन का संघर्ष 8 साल की उम्र से शुरू होता है, जब इनके पिता का देहांत होता है और सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी माता पर आती है। और पिता के देहांत के बाद इनकी माता को एनएफएल में चपरासी की नौकरी मिलती है, इनका पालन पोषण करती है। और उसके बाद ये भी 8वीं में पढ़ते हैं, तब ये आरएसएस से जुड़ जाते हैं और ये निकर पहनते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं। और उस वक्त जब कॉलेज में जाते हैं तो एबीवीपी से जुड़ते हैं। एबीवीपी में ये 1985 में ये सेक्रेटरी बनते हैं और 1988 में ये एनएफएल में जॉब करते हैं और 1990 में ये भाजयुमो के स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद ये भारतीय मजदूर संघ से जुड़ते हैं और बहुत बड़े नेता के रूप में उभरते हैं। और धूमल जी की इन पर नज़र पड़ती है। धूमल जी की जब इन पर नज़र पड़ती है तो इनको 1998 में जसमा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलता है और सामने थी कद्दावर नेता विप्लव सिंह ठाकुर, जो कि उस दौरान सीएम पद की दावेदार थी कांग्रेस में, लेकिन ये करीब 5500 वोट से हार जाते हैं। और उसके बाद होता है कि भाई अब राजनीति छोड़ दो लेकिन ये राजनीति नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद ये लगातार जसमा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं और 2003 में फिर से ये इलेक्शन लड़ते हैं विप्लव सिंह ठाकुर के खिलाफ और ये करीब 3500 वोट से जीतते हैं और ये इनकी पहली जीत थी। उसके बाद ये 2007 में फिर से इलेक्शन लड़ते हैं और महज 118 वोट से ये हार जाते हैं। और उस दौरान धूमल जी इनको बुलाते हैं कि आप अपना हौसला गवाइए मत, आप आगे चले रहिए। और फिर से ये 2012 में इलेक्शन लड़ते हैं
जसवा प्राकुर विधानसभा क्षेत्र से, और ये भारी बहुमत से जीतते हैं। उसके बाद 2017 में फिर से इलेक्शन जीतते हैं और 2022 में फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद पार्टी में इनको लगातार उच्च स्थान मिलते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ये प्रभारी बनते हैं, और जितने भी बीजेपी के जो हिमाचल में चुनाव होते हैं, जो चुनाव प्रबंधन का जिम्मा इनको मिलता है, और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, जम्मू में और अन्य राज्यों में भी इनको चुनाव प्रबंधन का जिम्मा मिलता है। जी, तो आज खूबसूरत बातों के सफर पर निकलते हैं विक्रम सिंह ठाकुर जी के साथ। सर वेलकम। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों हैं? आप तो हीरो माफी लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये विधि का विधान है, भगवान ही रास्ते निकालता है। अब भगवान ने ये रास्ता निकाला है तो हम इस रास्ते पे चले। तो मैंने देखा कि आप अधिकतर सीरियस रहते हो, और सीरियस रहने की वजह से ना अफसर बड़े डरते हैं आपसे, और कई बार तो वर्कर भी डरते हैं आपके पास जाने से। तो सीरियस क्यों रहते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सीरियस रहना है वहाँ सीरियस रहते हैं, यहाँ सीरियस नहीं रहना वहाँ सीरियस नहीं रहते हैं। अफसरों के साथ सीरियस रहना ही चाहिए। अगर आपने अपने क्षेत्र के काम करवाने हैं तो उनके साथ सीरियस रहना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति आक्रामक है, तभी आपके क्षेत्र के काम होते हैं। यहाँ तक कार्यकर्ता का विषय है, कार्यकर्ता के साथ हम जैसे कार्यकर्ता और नेता के संबंध होते हैं उसी प्रकार से रहते हैं। तो भाभी जी से कैसे मुलाकात हुई? पहला प्यार था या अरेंज मैरिज थी? ये प्यार करने का मौका नहीं मिला, ये अंग्रेज ही है। नहीं तो तो कॉलेज? ये अंग्रेज मैरिज हुई है। कॉलेज में विद्यार्थी परिषद, स्कूल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और NFL में मजदूर संघ। तो इसी तरह के काम चलते रहे। ये तो घर वालों ने रिश्ता ढूंढा और ये उसके कारण से शादी हुई। 8वीं क्लास में तो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बचपन होता है, खेलने कूदने की उम्र होती है, तो आपने क्यों हाथ में डंडा पकड़ लिया, निकर पहन ली, RSS से क्यों जुड़ गए? इसमें जिस समय व्यक्ति उस एज में से गुजरता है, उसको किस प्रकार के लोगों का साथ मिलता है। शायद उस समय कोई भंग पीने वाला मिल जाता तो वैसे बन जाते, लेकिन भगवान ने अच्छा किया और आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय श्री चेतराम जी। वो उस समय काम वहाँ का देखते थे और मैं वहाँ नंगल में ही रहता था, तो वहाँ उन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ा। जब आप 8 साल के थे तो पिता का निधन हो गया, कैसा था वो एक मंजर? क्योंकि 2 भाई थे आप, और घर में और कमाने वाला भी नहीं था कोई। हाँ, निश्चित तौर से उस उम्र में तो व्यक्ति को यह भी मालूम नहीं होता। कोई अगर बताता भी है, जब बोलता भी है कि आपका बाप नहीं है, तो उसको यही नहीं पता होता कि बाप का मूल्य क्या है, बाप क्या होता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये एक विधि का विधान ही है, ये ऐसा हुआ। और लेकिन मुझे एक बात की बड़ी संतुष्टि है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ जिस परिवार में मुझे मेरी माता के माध्यम से माता और पिता दोनों का प्यार मिला, और जो पिता को अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है वो मेरी माँ ने करके दिखाया। इसलिए अभी 1.5 वर्ष हुआ है मेरे माता जी का स्वर्गवास हुआ। मुझे तो उस दिन पता चला कि बाप नहीं है। अच्छा, हाँ, कि आज माँ चली गई है तो बाप भी चला गया। उन्होंने कभी तो कभी नहीं महसूस हाँ, होने ऐसा दिया? कभी महसूस नहीं होने दी, ये सच्चाई है। क्योंकि वो तो माताजी ने चपरासी की नौकरी भी की बच्चों के लिए, खासकर आपके लिए, और आपको BSc करवाई उस दौरान 80s में, और B.Ed भी करवाई आपको, तो कष्ट तो बहुत झेले होंगे। नहीं, ऐसा होता है। मैं पहले भी आपसे शायद इस विषय के ऊपर बोला हूँ। जिस परिवार के अंदर बाप चला जाता है तो माँ उस परिवार को चलाती है, और माँ कभी भी बच्चे को यह महसूस नहीं होने देती कि उसका बाप नहीं है। लेकिन अगर परिवार से माँ चली जाती है तो मुझे लगता है परिवार नहीं चल पाता। माँ एक ऐसी शख्सियत है जो बच्चे को यह महसूस ही नहीं होने देती कि उसका बाप नहीं है। तो ऐसा मैंने पाया है, ऐसा मुझे जीवन में मिला है, और ये बिल्कुल सच्चाई है कि माता जी के जाने के बाद एहसास हुआ है कि परिवार में अब हमारा कोई नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है।
ये तो कभी आपने मतलब माता जी को रोते हुए भी देखा कि मतलब अब मतलब एक गिवअप हो जाता है कई बार, आप जब बच्चों को पालते हो, दो दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का लिखाई का खर्चा, और एक बार होता है कि मतलब नहीं हो पा रहा है, सिस्टम नहीं चल पा रहा है, माँ मन तो से ऐसा। दुखी होगी तो कभी अपने बच्चे को महसूस ही नहीं होने देगी कि वो दुखी है। वो बड़ी निडरता के साथ उन्होंने जीवन जिया है। और मैं तो कहता हूँ हमें, हमने जो मांगा वो हमें दिया। कई बार हमारी चार्टर ऑफ डिमांड ठीक भी नहीं होता था, लेकिन माँ ने कभी नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप चलिए आगे बढ़िए। तो कभी आपको लगा कि जैसे मतलब जब आपने बीएससी की, बीएससी का भी खर्चा आता है, बीएड का भी खर्चा होता है, तो आपको एक वक्त लगा कि यार पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, पैसे ही नहीं है? कभी कभी ऐसी स्थिति बनी, जैसे मैंने एमएससी में एडमिशन लेना था, तो एमएससी में एडमिशन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे भाई को +2 के बाद कहीं ना कहीं पढ़ना था। तो फिर मेरे को लगा भाई को आईटीआई करवानी है, उस समय आईटीआई में उसका मन था, तो उसको करवाया। उस समय फिर मैंने कहा कि मेरे को अभी नौकरी की तरफ चलना चाहिए, जिस समय मैंने बीएड कर लिया। तो कभी रोना भी आया ऐसे कभी? हाँ, कई बार भावुक हो जाते हैं, ऐसा आता है। कई बार मन के अंदर ऐसे विषय जिस समय याद आते हैं तो होता है ऐसा। तो जब आप राजनीति में आए, तो क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि थी काफ़ी स्ट्रगल वाली थी, तो फिर राजनीति की तरफ क्यों, ऐसी क्या मणि दिख गई आपको राजनीति में कि अब राजनीति में जाना है आपको? मैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता था जिसका नाम 1998 में जसमा था। हम्म। और जो जसमा विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भी एमएलए बनता था वो कभी भी जसमा का नहीं होता था। हम्म। वो परागपुर का होता था, वो ज्वाला जी से होता था। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि अगर हमारा एमएलए स्वर्गवास हो जाएगा तो उसको लकड़ी डालने भी हमें दूसरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाना पड़ता है। इन्हीं विषयों को मेरे ध्यान में भी लाया गया, तो मुझे लगा कि अटेम्प्ट करना चाहिए, इस तरफ सोचना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी बनती गई, मैं इसमें सफल हो गया। तो आपको लगता नहीं कि कई बार ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है कि 1988 में आपने एनएफएल में जॉब ज्वाइन की और आपकी उस दौरान 80s में 42,000 रुपया तनख्वाह थी, और मुझे याद है कि उस दौरान डॉक्टर्स की सैलरी करीब करीब 8 से 9 हज़ार के आसपास होती थी, और आपकी सैलरी 42,000 रुपये थी। और 42,000 रुपये की नौकरी छोड़ के एक ऐसे मतलब कुएं में छलांग लगानी जिसमें पानी नहीं है और जिसमें पानी की संभावना भी कम दिखती हो, तो ऐसे क्यों? मतलब आपको लगता था कि कहीं बेवकूफ़ी कर दी मैंने, कि बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया है क्या? जुनून वाले विषय होते हैं। जब आपने सोच लिया मैंने जीवन में ये करना है, तो उसमें अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है ये तो बाद के विषय होते हैं, लेकिन उस समय मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए और मैंने किया। नहीं तो मतलब घर में पत्नी थी, बच्चे थे, निश्चित उनका तौर से भविष्य भी दांव पर लगाना, तो ये आप कहाँ की समझदारी है? आप बिल्कुल सही है, लेकिन जिस समय आप बड़े लोगों की हिस्ट्री देखेंगे उसमें इस प्रकार के पड़ाव और ठहराव आते हैं, हम्म। ऐसा होता है। अब मुझे लगा मुझे ये करना है, और उसके साथ एक पारिवारिक सपोर्ट होती है। हम्म। मेरी माता के पास वही स्वर्गीय चेतराम जी आए थे पूछने के लिए हम्म। कि भाई ये टिकट मांग रहा है, इसको टिकट देनी है तो क्या करना है। तो मेरी माता ने कहा जैसा ये करता है वैसा करो। हम्म। पारिवारिक सपोर्ट भी थी, लेकिन ये जरूर ये सच्ची बात है हम्म। कि वो कोई छोटा स्टेप नहीं था, वो बहुत बड़ा स्टेप था, वो लिया हमने। तब बड़े फेमस हुए थे आपकी स्कूटर वाला कैंडिडेट। आप हाँ, स्कूटर पे बड़ा मर्दमानी निश्चित करते तौर थे। से, क्योंकि उन दिनों में स्कूटर मतलब पहले से था कि वो भी नहीं, मैंने जब किसी ने दिया आपको, एनएफएल वहाँ पे लिया था कि? एनएफएल में नौकरी की तो स्कूटर ही खरीदा मैंने। अच्छा। तो उस स्कूटर के ऊपर हम जाते थे कंस्टिट्यूंसी के अंदर, और उसके बाद टिकट मिल गया, तो वो नेचुरली ये स्कूटर पे ही सारा शुरुआती दौर स्कूटर पे ही गुजरा है हमारा। तो पैसे तो खत्म हो गए होंगे जो आपने कमाए होंगे नौकरी के थोड़े दिन में ही, हाँ, चुनाव प्रचार है। पैसों का आदान प्रदान ऐसा ही चलता रहा। उसके दौरान एक ऐसा भी मूवमेंट आया कि जब मैं चुनाव हार गया, तो चुनाव हारने के बाद मुझे नेशनल फर्टिलाइजर के जीएम ने गाड़ी भेजी मेरे गांव में और मुझे बुलाया, अच्छा। और फिर अपने पास बैठाया, उन्होंने चाय पानी पिलाया, और उसके बाद मुझे बोले कि यार ऐसा है कि आपने चुनाव लड़ रही है, हम्म। हार गए, अब ऐसा करो आप दोबारा वापस आओ, जिस डेजिग्नेशन पर थे वहीं पर रख लेंगे आपको। अच्छा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका मेरे को इतना प्रेम आप दे रहे हैं, हम्म। तो लेकिन ऐसा है कि जब मैंने अब ये छलांग लगा दी है तो अब मैं वापस मुड़ने की स्थिति में नहीं हूँ।
हाँ। लेकिन आप मेरी मदद करें इसमें। मेरी मिसेज एमएससी बीएड है, एमए बीएड है, तो उनको वहां पे नौकरी मिली, जिसके कारण से बच्चे पल गए। जैसा जैसा समय गुजरता जाता है, भगवान परिस्थितियां उस प्रकार की बनाता है, कोई ना कोई रास्ता निकालता है वो। अगर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब तो दुनिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए ठीक है, हमने एक फेज में से गुजरे, उसके बीच में ये सारी चीजें आई, फिर मिसेज को नौकरी मिली, फिर बच्चों को उसने पढ़ाया। नहीं तो आपने तो छलांग लगाई लगाई, लेकिन आपके दोस्तों ने भी आपके साथ लगाई। मैंने सुना कि पेट्रोल वगैरह तो नहीं, अपने ऐसा टाइम पे होता लगवाते था, थे। ऐसा रहता था। जैसे फिर मेरे दोस्त हैं, एक अभी डायरेक्टर इन एग्रीकल्चर रिटायर हुए हैं, बसाखी अच्छा। राम जी। अच्छा। तो मैंने, क्योंकि मेरी मिसेज अब नंगल में नौकरी करती है, तो मेरे को नंगल जाना पड़ता है, तो वो ऊना में नौकरी करते थे। हम्म। तो मैंने कार लेके जाना उनके दफ्तर में, तो उन्होंने कहना चाबी दे। तो मैंने दे दी चाबी। मैं बाबू थोड़ी देर बैठा रहा दफ्तर में, वापस आए। मैंने कहा आप कहाँ गए थे? कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं फिर भी बताओ। कहते कुछ नहीं, गाड़ी में तेल नहीं था। मैंने कहा इसमें तेल भरा देता हूँ। तो ऐसा टाइम आया बीच में। बड़े ऐसे दोस्त थे, मित्र थे, वो साथ पड़े, अच्छी नौकरी पे लगे गए, वो पैसे देते थे आके कि चलो ये लो, थोड़े बहुत पैसे रख लो। तो ये समस्याएं तो जिंदगी में आई हैं। तो क्या ये सच है कि अगर जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल जी, अगर वो ना होते तो शायद आप एमएलए भी ना होते? निश्चित तौर पे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी का महत्वपूर्ण योगदान है मेरे जीवन में, मुझे राजनीति में लाने में। उन्होंने मेरे को टिकट देने में, इन सारे विषयों में आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने केवल और केवल टिकट दे के किसी व्यक्ति को छोड़ देना, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं 118 वोट से हार गया 2007 में। 2007 में। और मुझे शिमला बुलाया उन्होंने, और मुझे बोला भाई विक्रम ऐसा है, तू चुनाव हार गया तो कोई बात नहीं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने सुना कि उन्होंने अटैची भी देने की नहीं, कोशिश उन्होंने की आपको। अपने पीए को बुलाया, प्रभात को। अच्छा। उन्होंने बोला प्रभात, इसका बेटा, उसको एडमिशन लेना है, तो इसलिए इसको पैसे दो। वो पैसे लेने के लिए चला, आगे गया। लेकिन मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर अभी पैसे की जरूरत नहीं है, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो इससे बड़ा और मेरे को आशीर्वाद क्या हो सकता है? तो इसलिए केवल और केवल मुझे राजनीति के अंदर लाना, इतना ही नहीं, अपने बच्चों की तरह मेरे साथ प्रेम करना, चिंता करनी, ये एक बहुत 1998 में आप जब आप हार गए तो उन्होंने आपको खादी बोर्ड का वाइस हाँ, वाइस चेयरमैन बनाया। जब आप हारे तो उन्होंने आपको कोई ना कोई ओहदा भी मेरे दिया। को वाइस चेयरमैन बनाया 2000 इसमें 2007 में मुझे फॉरेस्ट बनाया फॉरेस्ट कारपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया। तो इतना प्यार आपसे वो करते थे, तो फिर उनके बेटे अनुराग से क्यों नहीं बनती आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है, चक्कर बनती मेरी सभी के साथ है, ऐसा नहीं है। अगर ना बनती होती तो आदरणीय अनुराग जी हमीरपुर पार्लियामेंट्री में जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से ना जीते। लेकिन कई बार ऐसा होता है राजनीति के अंदर, हम चल रहे हैं, लोग अपने आप ही ऐसे विश्लेषण करते रहते हैं, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, मेरी एक आदत कुछ थोड़ी सी ऐसी है, मेरे से बड़ा ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, आगे पीछे नहीं घूमा जाता। ये है परिक्रमा नहीं कर पाते। हाँ, तो वो इसके कारण से कईयों के मन में कई तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलने से मैं हटता नहीं हूँ, बोल देता हूँ। इसलिए किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं। तो वैसे अनुराग ठाकुर जी क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो और ग्लोबल लीडर हैं, तो उनमें कौन सी बात आपको सबसे बेस्ट लगती है अनुराग जी की, जो आपको लगता है कि ये जबरदस्त बात है इनमें? मेहनती हैं, पार्टी उनको जो भी काम देती है, किसी भी स्टेट के लिए देती है, लोकसभा के अंदर बोलने के लिए देती है, वो हर चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चीजों को समझने की कैपेसिटी है, और राजनीति के अंदर यही चीजें सफल बनाने के लिए आपके लिए जरूरी हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेहनत जो उनकी है
उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनको चमकाने में। आपकी जयराम जी के साथ बड़ी क्लोजनेस थी जो पिछली गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तो मतलब वो जो एक फ्रेंडशिप थी उसका आधार क्या था, इतनी ज़बरदस्त फ्रेंडशिप थी? क्योंकि मोस्टली जयराम जी सबसे एक हम ज़्यादा सब लोग विद्यार्थी परिषद से आए हैं। विद्यार्थी परिषद के कारण से हमारी बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त है सब लोगों की। हम्म और दूसरा, जिस समय परिस्थितियां अब ऐसी बन गई, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हार गए, सतपाल सत्ती जी हार गए, श्री रविंद्र रवि जी हार गए। हम्म अब इन सभी परिस्थितियों के अंदर ये लगा कि इसी को मंत्री बनना है, हम्म तो मैं मंत्री बन गया। अब मंत्री बनने के बाद मेरी कार्य प्रणाली, मेरी रिकॉर्ड कार्य है। कुशलता, ये आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सर देखी। बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे आप। नहीं, नो डाउट। आपके पास 3 डिपार्टमेंट थे, तकनीकी शिक्षा विभाग था आपके पास, उद्योग विभाग था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, जितने भी बड़े विभाग थे वो आपके पास थे, जबकि किसी और मंत्री के पास इतने ज़्यादा एक साथ विभाग थे नहीं। और ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में भी किसी भी मंत्री के पास इतने ज़्यादा बड़े विभाग है नहीं एक साथ 3-3। मेरे तो को वो आरएसएस की वजह से था ज़्यादा, या सिर्फ जयराम जी के साथ फ्रेंडशिप थी उस वजह? ऐसा नहीं है। मेरे को तो एक छोटा सा किस्सा इसके साथ जोड़ता हूँ। सतपाल सत्ती जी हमारे बड़े परम मित्र हैं, हार गए चुनाव, उस समय की बात कर रहा हूँ। दोनों का नेचर भी एक जैसा है। हाँ, तो सतपाल सत्ती जी आए वहां पे। सतपाल सत्ती जी ने, जयराम ठाकुर जी बैठे हुए, हम सब लोग बैठे हुए, हम्म और सतपाल सत्ती जी को बोला उन्होंने कि यार ये बनने हैं मंत्री, इनका नाम आया, बताओ क्या करना चाहिए। हम्म और मुझे आज भी याद है सतपाल सत्ती जी ने उस कागज के ऊपर जो लिखा हम्म कि इस व्यक्ति को इस विभाग का मंत्री बनाए, वो सारे वैसे बने। जो उन्होंने लिख दिया वही विभाग मिले। मंत्री रहते आपकी अचीवमेंट्स भी बड़ी ज़बरदस्त थी। बल्क ड्रग पार्क आपके टेन्योर में आया, मेडिकल डिवाइस पार्क आपके टेन्योर में आया, और एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट यहाँ पे धर्मशाला में हुई। वो 3 जो बड़ी उपलब्धियाँ थी आपके टेन्योर में थी, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाई आगे। निश्चित तौर से आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जिस समय मैं उद्योग मंत्री था, तो उद्योग मंत्री के नाते ग्लोबल इन्वेस्टर मीट यहाँ पे हुई है, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे आया है, आपका ब्लड ड्रग पार्क यहाँ पे आया है। लेकिन जो इस समय की प्रेजेंट सरकार है, उस सरकार को इन सब विषयों के ऊपर समझ ही नहीं है। हम्म जब एक मुख्यमंत्री को ये लगे कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को हिमाचल प्रदेश में आना है, तो उसको जो सस्ती जमीन मिल रही है कि ये तो एक घोटाला है, उसका माइंड सेटअप ऐसा है सुख हुआ। उसको यही नहीं मालूम कि आपके भाई पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लिए क्यों आएगा। आप उसको कुछ ना कुछ सस्ता दोगे तभी आएगा। 3.5 वर्षों के अंदर मुझे किसी एक इंडस्ट्री का नाम बता दें बड़ी का, जिसने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट किया, एक 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 बता दें। नहीं, जो एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने कि इस तरह से ये घोटाला है सस्ती ज़मीन देने का, तो इसमें कोई जांच की आंच आप तक भी पहुंची? कोई कहाँ ऐसा जांच? कुछ होगा तभी निकलेगी जांच। 3.5 वर्ष हो गए हैं, मैं तो कह रहा हूं अगर हमने कुछ गलत किया तो अंदर करो। तो वो हुआ कुछ नहीं, क्योंकि गलत किया नहीं है। आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से ब्लड ड्रग पार्क लेके आते हो, 90,000 करोड़ रुपए के आप एमओयू साइन करते हो, जिनमें से 40% के करीब वो उस समय धरातल पे आ गए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आई। भाई इंडस्ट्री यहाँ क्यों आएगी? आज आप सबसे महंगी बिजली दे रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो टर्म एंड कंडीशन हमने रखी थी, उन टर्म एंड कंडीशन को बदलने के बाद अगर आपके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर आया तो बताओ। और अगर विक्रम ठाकर के जमाने की बनी हुई इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत थी, तो वो आज तक क्यों चल रही है? अभी भी वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसलिए ये जो सरकार है, इस सरकार का विजन नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार को काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस सरकार में तो केवल और केवल एक ही धंधा है। मेरा एक मित्र है, मेरे को आया था अभी पीछे मिलने, कहते हैं ठाकुर साहब आपके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार आपकी सरकार तो इफ एंड बट बड़े लगाती है। अच्छा, वो कहता यहाँ कुछ नहीं है, पैसे दो काम करवाओ। मैंने कहा यार तो ऐसे नहीं हो प्रूफ भी दिया सकता। किसने आपको? हाँ, प्रूफ तो होते हैं मेरे पास सारे, ऐसे बिना प्रूफ से बात थोड़ा करते हैं। तो वो कहता पैसे दो काम करवाओ। आप प्रूफों की बात आप कर रहे हो। अभी पीछे एक सर्वेक्षण हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बढ़िया बढ़िया डीसी कौन है। उनमें हिमाचल प्रदेश के डीसीओ के भी नाम आए। 2 हैं। पता नहीं कितने आए हैं, 1 आए हैं, 2 आए हैं, 4 आए हैं, डीसीओ के नाम। 1 2 के नहीं है, ज्यादा के हैं।
अब मेरे को किसी मेरे मित्र ने जो डीसीओ के उन्होंने नाम बताया है, उसी में से किसी ने बताया कि एक 118 की क्लियरेंस के लिए 5 लाख मैंने इसको दिया हुआ है। रियली? तो ये सर्वेक्षण है, कौन सी कंपनी सर्वेक्षण कराई है भगवान जाने। नहीं तो प्रूफ है कोई? प्रूफ है, प्रूफ तो मैं समय पर दूंगा। मतलब आपका कहना है, आप मतलब एक बहुत हाँ। बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि वो जिन के नाम आए हुए हैं उनमें से एक ने 5 लाख खाया है, एक 118 का, 118 में क्लियरेंस ने? यस। तो डीसी का नाम बता दो। नहीं, डीसी का नाम समय पे बताऊंगा, अभी रुको जरा थोड़ी देर, अभी रुको। तो बहुत बड़ा आरोप है आपका, Yes. मतलब आईएएस पे। ये केवल एक आरोप नहीं है। आपके हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा, लेकिन आप बोलते नहीं है। नहीं हम इस बोलते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं आप उनको? मेले, कार्निवाल। हाँ, कार्निवाल। हम्म। क्या है वो धंधा? गोरख धंधा। आप देखेंगे जितने भी कार्निवाल हुए हैं, उन कार्निवालों में पर्टिकुलरली कुछ सिंगर वो हर कार्निवाल में आते हैं, क्योंकि उनका इवेंट मैनेजर आपके डीसी के साथ मिला होता है, वहां पे सौदा होता है, सौदा होने के बाद आपके कार्यक्रम होता है। ये छोटा धंधा नहीं है, करोड़ों का धंधा है ये। और ये इसलिए मेरे दोस्त ने ठीक बोला। आज आपने ब्यूरोक्रेसी पे बहुत तगड़े आरोप लगाए। बिल्कुल आरोप नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अच्छा। और ये मैंने अब नहीं, जिस समय मैं नया नया एमएलए बना तो मैंने उस समय भी ये बातें रखी थी। इलीगल आपके लकड़ी का मामला आया, उसके ऊपर मैंने बात रखी। मैंने आपका पेखू बेला के अंदर इतना बड़ा वो हुआ है, आज भी मैं बोल रहा हूं, पेखू बेला आज भी उसी स्थिति के अंदर है, लेकिन पैसा इतना खाया है बोल कोई नहीं सकता। किसने खाया पैसा? ये अफसरों ने खाया है, आईएएस ऑफिसर्स ने खाया है, राजनीतिज्ञों ने खाया है। आप यही बोलवाना चाहते हैं मेरे से? खाया है भाई, कोई सच्चाई है इसमें, दो राय नहीं है, और प्रूफ हुआ है समय समय के ऊपर। अब वहां पे बताया मैंने कि जिसकी डिजाइनिंग गलत हुई है, तो कर रही डिजाइनिंग गलत है, देखो रिटेनिंग वाल लग रहे हैं करोड़ों रुपए की, जाके देख के आइए कभी। इसलिए अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अगर वो ओपोजिशन में है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना भी चाहिए, उसकी गंभीरता को समझना भी चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलूं, ये भगवान ने सुखू को बदल दिया। एक सुखू हमने किसी जमाने में देखा था, उस टाइम जब आप सुखू जी पे इतने इतने गंभीर आरोप लगा रहे हो, मुख्यमंत्री नहीं थे ना उस समय, जब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते तो आप तो उनकी मतलब कसमें खाते थे कि ये बंदा ही बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं, और ये आगे चल के बड़ा जबरदस्त काम, जहां भी जाएगा बड़ा जबरदस्त काम करेगा। 2003 में मैं अब आप उनके पीछे पड़ गए हो। 2003 में मैं पहली बार एमएलए बना, ये भी पहली बार एमएलए बने। तो मेरे को साथ बैठना, तो मुझे ये बोलते थे कि विक्रम इंस्टीट्यूशन को बचाना है, ये इंस्टीट्यूशन बड़ा बदनाम हो गया। सुक्खू जी बोलते थे। हाँ, ये इंस्टीट्यूशन बड़ा बदनाम हो गया है। देखो, जिस समय व्यक्ति रिटायर हो जाता है यार, उसको पैसे कम मिलते हैं, इसलिए एक्स एमएलए की जो है उन कमिटमेंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज वही सुखू एमएलए का 1 करोड़ 10 लाख खा गया। वो एमएलए फंड मिलता है, उसमें से ले गए, सारी चीजों के ऊपर रोक लगा दी, तो फर्क आ गया है। और जिस समय व्यक्ति को कुर्सी मिलती है, जिस समय व्यक्ति को पैसा नजर आता है, तो व्यक्ति में फर्क आ जाता है। बड़े कम व्यक्ति हैं जो कुर्सी और पैसा देख के भी अपनी जो नेचर है वो पहली तरह की रखते हैं, बड़े कम लोग हैं। अच्छा, जब भी कोई नेता किसी सरकार में मंत्री बनता है, मंत्री बनने के कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक हल्ला मचना शुरू हो जाता है, चाहे वो सच होता है चाहे झूठ होता है, करप्शन चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो। आप 5 साल मिनिस्टर रहे और आपके पास 3 बड़े बड़े विभाग थे, तो आपके जहन में भी कुछ ऐसा किस्सा आया कि आपने किसी का बहुत बड़ा काम कर दिया है ना, और बाद में कोई अटैची लेके चला हुआ हो, और आपने इसको कैसे डील किया? ऐसा कुछ किस्सा आया? ऐसा है, जब आप बड़े रैंक पे होते हैं, बड़े व्यक्ति बनते हैं, आपके पास बड़े प्रकार की दुनिया आती है ऐसे कामों के लिए। आप क्या सोचते हैं हमारे पास नहीं आए होंगे लोग पैसे लेके?
लेकिन आपकी नीयत कैसी है, आपके काम करने का तरीका कैसा है। तो कोई ऐसा किस्सा है जिसमें मतलब बंदा दूसरा भी भुचक्का रह गया हो, यार एक मैंने तो ऐसा नेता नहीं देखा मैंने जो पैसे नहीं ले रहा है। माइनिंग के हैं सरदार जी, आए अपने काम के लिए, कहीं बाहर बैठे रहे एक थोड़ी देर सरदार के लिए, हिमाचल के। हिमाचल के, और वो बाद में अंदर आए चिट देके, उन्होंने मेरे को बोला भैया कि है ना मैंने काम दिया हुआ है और आपका ये जो जियोलॉजिस्ट है ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फोन उठाया, मैंने उसको बोला भैया काम क्यों नहीं कर रहा तू, और इसकी फाइल आधे घंटे में मेरे टेबल पे लाओ। आधे घंटे में फाइल जो है वो टेबल पे आ गई। अब मैंने उसका काम कर दिया, उसने बड़ी नमस्ते की, नमस्कार नमस्कार, मैं कहा ओके भाई सरदार जी हाथ मिलाओ चलो। तो जब मैं शाम को 5:30 बजे अपने ऑफिस से निकला तो सरदार जी बाहर खड़े हुए। अच्छा। तो मैंने कहा क्या बात है, आप गए नहीं? कहते नहीं जी। मैंने को कहता काम करने का स्टाइल बड़ा पसंद आया। कहता मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम करने वाला स्टाइल नहीं किसी का देखा। अच्छा, मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया, चलो ठीक है ना, आप सेटिस्फाइड है? कहता हाँ। कहता जी मुझे 2 मिनट दो। मैंने कहा हाँ बताइए। कहता 2 मिनट अंदर आना जी, छोटी सी बात कर रही है। मैंने कहा करो बताओ क्या बात करनी है। कहता अंदर चलो। मैं कहा चलो। मैं अंदर चला गया। तो अंदर गया तो उसने नमस्कार की और मेरे को उसने लिफाफा बहुत बड़ा वो पकड़ाने की कोशिश की। तो मैंने उसको बोला ये जो पैसे हैं ना, इनको अपने पास रखो, ले लेंगे ले लेंगे, जब चुनाव आएगा तब आ जाना अपने पैसे लेके। अच्छा, अभी मैं काम के पैसे नहीं लेता। तो बेबाक कैसे है मतलब? हाँ तो बड़े साफ साफ बातें कर देते मैंने कहा काम के पैसे नहीं लेता मैं, काम के पैसे नहीं मैं लेता। अब ऐसा है ना भाई साहब, ये जो विषय आया जो आपने पूछा, अब वही व्यक्ति जो मेरे पास आया, अगर मैं वही लिफाफा उससे लेता तो वो मेरे कमरे से लेकर अपने घर जाते जाते 10 बंदों को ये जरूर बताता कि मैं विक्रम के पास गया था, काम करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है लेकिन एक छोटा सा लिफाफा लगा। अब वही व्यक्ति जब मेरे कमरे से अपने घर गया होगा तो पक्का 10 को उसने ये बताया होगा कि यार लिफाफा दिया था, लिफाफा नहीं लिया उसने। इसलिए चीजें साथ साथ ट्रैवल करती हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैंने खा लिया, पता नहीं लगता है, सब पता लगता है। इसलिए ऐसे किस्से जिंदगी में कई आए हैं, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है, 3 वर्षों के अंदर मुझे कोई इस प्रकार का कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई जिसमें किसी ने कोई मेरे पर बात रखी हो। और ये जो छोटी मोटी पॉलिटिकल बातें रखते हैं इसका वेट नहीं होता, दम नहीं है इनकी बातों में। इनकी बातों में दम होता तो हम कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते। जब मिशन लोटस हुआ और कांग्रेस के 6 विधायक बागी हुए और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी वहाँ से इस्तीफा दिया, भागे वो, और फिर बीजेपी पार्टी ने संरक्षण दिया और आपके कंधों पर उनका ज़िम्मा सौंपा कि आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा ज़िम्मा देखेंगे। तो वो जो खर्चा था, क्योंकि बहुत एलिगेशंस पे लगते रहे, तो वो खर्चा क्या बीजेपी पार्टी ने किया या उन विधायकों ने किया था? बड़ी डिटेल का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो खर्चा मैंने जो ये घूमा हूँ मैं, उसके मैंने पैसे दिए हैं, बाई चेक दिए हुए। अच्छा, बाय चेक वो बाई चेक दिए हैं। जो हम किसी क्राफ्ट में गए आए गए तो वो पैसे हमने दिए हैं, चेक काटा है मैंने। अच्छा, प्रोफेशनल वे में किया सारा? हाँ, क्योंकि इसकी तो विजिलेंस जांच करवाई थी ना सीएम ने। सीएम वहां पे ही विजिलेंस जांच कराते हैं जहां से कुछ नहीं मिलना, जहां से मिलना वहां तो जांच ही नहीं कराते। उन्होंने कभी कराई है अपने सीएम ऑफिस में ऐसा अफसर बैठा के रखा है जो लाखों रुपए खाता है? कौन है कोई अफसर, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो वहां जांच नहीं कराते। वहां जांच नहीं कराएंगे जहां पे इस प्रकार की बातें होंगी, वो वहां जांच कराएंगे जहां कुछ नहीं मिलना। और मुझे बताइए, शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना नालायक व्यक्ति जिसको सरकार में रहते हुए छोटे समय के अंदर अपने 6 विधायक छोड़ के चले जाए, किस प्रकार की मैनेजमेंट है उस व्यक्ति की? वो बोलते हैं जी ये ऑपरेशन लोटस हो गया। ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये ऑपरेशन सुखू है। सुखू जी के व्यवहार के कारण से, सुखू जी की हठधर्मी के कारण से वो लोग हमारे पास आए हैं। इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता? इस सरकार में तो एक चीज़ भी हुई कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, पहले इनके पास एडिशनल चार्ज ही था, चीफ सेक्रेटरी का भी ये परमानेंट हुए हैं रिटायरमेंट से कोई 6 दिन पहले। अब इन पे भी करप्शन के चार्जेस लगे और उसकी प्रॉपर जांच चली हुई है चेस्टर हिल मामले में कि जो भूमि सौदा हुआ है इसमें इन पर एलिगेशन है कि इन्होंने पैसे दिए। तो इसको कैसे देख रहे हो आप कि मतलब जब किसी पे चार्जेस लगे हैं, वो भी टॉप ब्यूरोक्रेट हिमाचल प्रदेश का, और जिस पे करप्शन के चार्जेस लग गए,
और प्रॉपर जांच शुरू हो चुकी है और ईडी की बात की जा रही है। अब उनको प्रमोशन दे दी गई और जब देनी चाहिए थी तब दी नहीं। ऐसा है चड्ढा साहब, जो आप मेरे से प्रश्न करते हो ना, उन प्रश्नों का उत्तर यही है। मुख्यमंत्री को जहां पे जांच करनी है वो वहां प्रमोशन देते हैं, जहां पे कुछ नहीं मिलना है वहां जांच करते हैं। अब मुझे बताइए, आप इस हिमाचल प्रदेश में किसी छोटे बच्चे से भी जो पढ़ा लिखा होगा, उससे आप पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी करप्ट है या नहीं है, तो वो बोलेगा करप्ट है। तो ये वो बच्चा बोल रहा है 18 साल का, 19 साल का, तो ये मुख्यमंत्री को नहीं नजर आ रहा कि वो करप्ट है? 100% करप्ट है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन वो करप्ट अकेले नहीं है। अगर वो अकेले करप्ट होते तो पकड़े जाते। उन्होंने पूरे सिस्टम को करप्ट किया हुआ है, इस कारण से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। पिछला जो चुनाव था 2022 का, बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन था आपके लिए, और उसमें संजय पाशर जी आए और ऐसा कहा गया कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और बट आप उनको सीरियस नहीं लेते, मैंने देखता। मतलब जबकि उन्होंने ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने हज़ारों नौकरियां लगवाई हैं जसमा परापुर विधानसभा क्षेत्र के, तो आप उनको सीरियस क्यों नहीं लेते जब वो इतनी नौकरियां दे रहे हैं? तो ऐसा है, कोई व्यक्ति अच्छा व्यापारी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। अब वो जो आप बोल रहे हैं, मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आए, उनका काम, उनका हिडन एजेंडा है। वो समाज के प्रति समर्पण जो शो करते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे? वो हिडन एजेंडा है उनका। वो तो एक व्यापारी व्यक्ति है जो व्यापार के माध्यम से राजनीति के अंदर कुछ चीजों को पाना चाहता है। अब पिछली बार चुनाव हुआ, उस चुनाव से पहले पूरी पंचायतों के अंदर उन्होंने कंप्यूटर लगा दिए। जिस दिन चुनाव हारे उसके अगले 10 दिन के अंदर सारे कंप्यूटर उठा लिए। समाजसेवी की डेफिनेशन ये है। समाजसेवी तो हमेशा काम करता है। हजारों नौकरियों की बात कर रहे हैं आप। रोज अखबारों के अंदर या बाकी मीडिया के माध्यम से मेरे बारे में कई प्रश्न करते हैं, तो देना वहां पे श्वेत पत्र जारी करें, कितने लोगों को नौकरी दे दी, पता लगे कौन सी नौकरी दी, क्या कर रहा है वहां पे, कितने क्वेश्चन है। वो तो मैंने देखा, बड़े दावे करते हैं। कभी आपने लिस्ट देखी कोई उनकी? ये तो लिख दिया मैंने 100 व्यक्ति को दी, कौन से 100 हैं वो? उन्होंने ये कभी बताया मेरा कमीशन कितना है? अच्छा, ऐसा कमीशन उन्होंने ये कभी बताया कि वो किस प्रकार से जो बच्चे यहां से जा रहे हैं उनका शोषण हो रहा है? क्या उन्होंने कभी ये बताया कि मैं जिन बच्चों को नौकरी देता हूं उनके सर्टिफिकेट दबा के रखता हूं ताकि अगले चुनाव में उनके पूरे पेरेंट्स उनको वोट डाले? वो नौकरी नहीं देते, वो परिवार को बदुआ मजदूर बनाते हैं। जिस परिवार के बच्चे को नौकरी दे दी वो उसकी मीटिंग में आए, वो उसके जलसे में आए, वो उसके राजनीतिक कार्यक्रमों में आए, वो उसको वोट डाले। ये मिशन है उनका। उन्होंने, मेरे पास में स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर चिंतपूर्णी, बच्चों को बोला कि अपने सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकालो, यहां डालो, इनकी सारी फीस मैं दूंगा। अच्छा। और उन्होंने कोई फीस नहीं दी, चुनाव हार गए, उसके बाद इनकार कर दिया कि मैंने तो बोला ही नहीं था। फीस ही नहीं दी बच्चों की। और फिर वहां के प्रधान ने 8 बच्चों को ये लिख के दिया कि ये अति गरीब परिवार हैं, तो उनकी आधी फीस भी उनके पेरेंट्स ने दी, जो बाकी के 22-23 बच्चे थे उन्होंने पूरी फीस दी। तो ये होता है समाज सेवी। अगर आपकी नजर में है तो मैं कहता नहीं, लेकिन ये इस प्रकार के लोग हैं। ये एक व्यापारी हैं और ये लोगों का शोषण करके इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 24/7 काम करना पड़ता है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, लोगों की सेवा सच्चे दिल से करनी पड़ती है, ना कि किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को बदुआ मजदूर बनाकर उनका शोषण किया जाता है। कांग्रेस की सरकार है और आपके वहाँ से जो इलेक्शन लड़ा था सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी ने लड़ा था, लेकिन अपनी ही सरकार में वो गायब कहाँ आए थे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मुझे तो दया आती है उस व्यक्ति के ऊपर। और पर ये तो सच है कि बंदा भागता बहुत है वो भी। नहीं, वो कोई दो राय नहीं है, वो अपना काम करते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस की स्थिति देखिए और उस व्यक्ति की स्थिति देखिए। वो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ लिया 2 बार, 2 बार हार गया, हार जीत बनी हुई है, हार गए।
उसी के विधानसभा क्षेत्र के कितने लोगों को डायरेक्टर बना दिया, अभी एक को तो उन्होंने चेयरमैन बना दिया और उस व्यक्ति को कुछ नहीं बनाया। अब वो किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं मेरे को नहीं पता। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो फिर इसका मतलब वो झूठा दिखावा करेंगे। मैं तो चाहता हूं वो ठीक रहे और चुनाव लड़ें वो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनको जो पार्टी है वो किसी प्रकार से प्रमोट करना चाहती है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में है। मैंने तो सुना है संजय प्राशर को वहां से कांग्रेस लड़ाना चाहती है। कर ले बड़ा ट्रायल। मैंने पहला विप्लव जी के साथ लड़ा, दूसरा मैंने मनु शर्मा जी के साथ लड़ा, तीसरा मनकोटिया के साथ लड़ा, चौथा आता है, चौथा भी आ जाए जिसने आना है। जब तक जसवा प्रागपुर की जनता मेरे साथ है तब तक मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप हमेशा बहुत एग्रेसिव रहते हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हो तो अटैकिंग मोड पे ही रहते हो, और कई बार नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके पास कई बार सबूत भी होते तब भी ना जिस पे एलिगेशन लगाते हैं उसके नाम नहीं लेते। आप सीधा नाम भी ले दोगे, सब कुछ कर देते हो। अभी आपने नगर निगम के इलेक्शन में भी देवेंद्र जग्गी पे एलिगेशन लगा दिए और उन्होंने आप पे मानहानि का केस भी ठोक दिया। तो डर नहीं लगता, मतलब इतने मानहानि के केस हो जाए? आप ऐसा है, सच बोलेंगे तो सच को दबाने के लिए। अब जग्गी के बारे में मैंने अब बोला, जग्गी के बारे में बाकी दुनिया ने कब कब बोला वो आपको याद होगा, इंक्वायरी चली सब आपको याद होगा। इसलिए अब मैंने बोला तो बोल रहे हैं जी, हमने दावा करना, कर दो दावा, तब क्या होगा, दावा कर देना है। मैं जो बात बोलता हूं मैं तथ्यों के साथ बोलता हूं। मैं किसी के बारे अफसर के बारे में बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बोलता हूं, और जहां जहां गड़बड़ हुई है बोलना चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, राजनेता लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समय बिताने वाले विषय पे आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेसी लोग हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बैठना है, हम आपस में चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन मुद्दों की लड़ाई में हमें इसलिए मुद्दा नहीं उसमें हमें लुप्त कर देना है कि मेरे आपके साथ अच्छे संबंध है। विचारधारा के ऊपर लड़ाई लड़िए, भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़िए, और जहां कोई गलत है वहां नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नाम। और जो नाम नहीं लेते हैं वो मैं क्या श्रेणी दूं उनको, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्या नाम लेना चाहिए। जब 6 जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो जब आप लीड कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो सबके साथ आपका बहुत समय बीता, और मैंने देखा कि उन सभी में से सुधीर जी के साथ आपका बड़ा ज़्यादा एक दोस्ती हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त जुगलबंदी आप दोनों की रहती है, और मैंने देखा कि वो भी बड़ी आपकी इज्जत करते हैं। तो एज अ पर्सनैलिटी आप सुधीर शर्मा जी को कैसे देखते हो? निश्चित तौर से अच्छे नेता हैं, बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है उनका। एक व्यक्ति बड़े गुस्से में आता है, कई प्रश्न चिन्ह लेके, कई बातें लेकर जब उनके सामने बैठता है, जब वो थोड़ा सा बोलते हैं तो उस व्यक्ति का गुस्सा भी खत्म हो जाता है और प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है उनका। तो मैं ये कह सकता हूं कि मंजे हुए नेता हैं, चीजों को समझने और परखने की शक्ति बहुत है, इसीलिए हमारे मित्र हैं। तो आपको क्या बोलते हैं, भाई साहब, ये गुरु? क्योंकि बीजेपी में तो आप ही गुरु बन गए। कई बार ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमारे भाई हैं, हमारे भाई। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में जब वोटर रूठता है तो आप कैसे उसको मनाते हो, और जब घर में भाभी रूठती हैं तो फिर उनको कैसे मनाते हो आप? भाभी रूठती है तो सरेंडर कर जाते हैं, इसमें क्या है? ये कोई आप सोच रहे हैं मैंने बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। भाभी रूठ जाए तो सरेंडर करो। मतलब सभी मैं कंप्रोमाइज करता हूँ भाई साहब। मैंने अपने जीवन के ये जो अभी के 10 वर्ष हैं, इसमें मैंने अपना जीवन जीने का जो तरीका है बिल्कुल बदल लिया है। पहले टकराव की स्थिति रहती थी। अच्छा। हाँ, हर बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना। जैसे एक व्यक्ति को आदत होती है कि वो अपने आप को बड़ा समझता है और लेडी के बारे में उसका ऐसे ही रहता विचार, लेकिन नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं बिल्कुल तंग नहीं करना चाहता। मैं उनको साथ पूरा जो मेरे को बोला जाता है मैं वो बात सुनता हूँ, जो मुझे करने को कहा जाता है वो बात मैं करता हूँ। इसलिए कोई टकराव की स्थिति नहीं है, हम प्यार के साथ जी रहे हैं। अब कम से कम पिछले 10 वर्षों से तो ऐसा ही चला है। डांट खा लेते हैं? हाँ, डांट खा लेते। डांटते नहीं है वो, डांटते नहीं होते, डांटते नहीं है। जरा इनके जो प्यार करने की कला होती है ना, उसमें भी डांट होती है। अच्छा। हाँ, आपकी शादी हो गई है, आपको पता ही है। तो भाषण देना
ज़्यादा मुश्किल है या घर वालों को मनाना ज़्यादा मुश्किल है मतलब? नहीं, मेरे परिवार बड़ा कोऑपरेटिव है इन सारे विषयों के ऊपर। और जैसे माता जी के बारे में आपने पूछा, मेरी पत्नी ने बड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मेरे बच्चे आज जिस परिस्थिति में अंदर के हैं, जो जहाँ वो हैं इस समय, भगवान की बड़ी दया है। और वो जो कुछ भी है उसमें मेरी मिसेज का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मेरे चाचा चाची हैं गांव के अंदर, उन्होंने पूरा जीवन मैंने वहीं लगाया है। और मेरा कद बड़ा करने में, आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, उसमें भी उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप लीडर बने, एमएलए बने, मंत्री बने, तो आपने सबसे ज़्यादा, आपको क्या लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ सेक्रीफाइस कर दी, हेल्थ सेक्रीफाइस कर दी, या रिलेशनशिप सेक्रीफाइस कर दिए, या पैसा सेक्रीफाइस कर दिया, क्या सेक्रीफाइस किया आपने? मेरा ऐसा मानना है, मैं कुछ, जैसे आप बोल रहे हैं मैं एमएलए बना या मंत्री बना, मेरे परिवार के अंदर तो कोई पंच नहीं कभी बना, तो मुझे तो मिला है, मैंने सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया। मुझे मिला है, मुझे वो मिला है जो मेरे पास था नहीं, और मुझे वो मिला है जो मैं कभी सोच नहीं सकता। इसलिए प्रभु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे चीज़ें मिली हैं, मैंने कुछ खोया नहीं है, पाया ही है। अब 2027 के विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, और अब पूरे हिमाचल में सिर्फ यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अभी तक चर्चा यही रहती है कि या तो नड्डा जी बनेंगे, या अनुराग जी बनेंगे, या जयराम जी बनेंगे। और दो नाम एक बड़े निकल के सामने हैं, एक आपका और इंदु गोस्वामी जी का। तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप, कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है आपकी? ये मुद्दे जो हैं पत्रकारों के होते हैं, प्रेस वालों के होते हैं। नहीं, पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। जब मैं मंत्री बना तो मेरे से थोड़ा पूछा गया कि आपको मंत्री बनाना या नहीं बनाना, बना दिया उन्होंने। पूछा भी नहीं आपसे? नहीं, मेरे से नहीं पूछा, उन्होंने बनाया सीधा। तो इसलिए किसने क्या बनना है ये तो हाईकमान जानता है, लेकिन हम पार्टी के सच्चे पक्के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, आपके साथ बातचीत करने का बड़ा आनंद आया, और आपका पिछले जो 40 वर्षों का राजनीति का अनुभव है, उसमें आपने संघर्ष भी देखा, एक ऊंचाइयां भी देखी। और हम चाहते हैं कि जो आपका आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है वो भी उज्जवल हो, और वो पहले से और बेहतर हो। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय के ऊपर इस चैनल के माध्यम से हमारी बातचीत होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बाकियों की बात की है, परिवार की बात की है, अपनी वाइफ की बात की है, अपने भाइयों की बात की है, तो इस चैनल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे कद को बढ़ाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यू। चलो, सबके लिए वो